हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्मार्ट नॉलेज। सो प्यारे बच्चों, आज की वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है फॉर क्लास 11। सब्जेक्ट रहेगा बिजनेस स्टडीज़। बहुत ही इंपॉर्टेंट एक पेपर आपके साथ शेयर कर रही हूँ, उसको डिस्कस करेंगे और काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आपके फाइनल एग्जाम के लिए। सो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। इंग्लिश और हिंदी दोनों ही मीडियम के बच्चों के लिए ये वीडियो रहेगी, ठीक है। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आपको यहाँ पर सामान्य निर्देश दिए गए हैं, जनरल इंस्ट्रक्शंस आप यहाँ से पढ़ सकते हो, ठीक है। ये पैटर्न रहेगा आपके पेपर का। तो फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, यदि श्री राजू अपना घरेलू रेडियो सेट लाभ में बेचते हैं तो उन्हें व्यवसाय नहीं माना जाएगा, लेकिन अगर वह नियमित रूप से किसी दुकान या घर से रेडियो सेट बेचते हैं तो उन्हें एक व्यापारी माना जाएगा। ऊपर चर्चा की गई व्यवसाय की विशेषता को आपको पहचानना है। तो आंसर क्या रहेगा? आंसर रहेगा नियमित रूप से जो है वस्तुओं और सेवाओं का विनिमय। तो सी हमारा यहाँ से आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इसी को इंग्लिश मीडियम में देखेंगे। इफ मिस्टर राजू सेल्स हिज डोमेस्टिक रेडियो सेट एट अ प्रॉफिट ही विल नॉट कंसिडर अ बिजनेसमैन, but if he sell radio set regularly either through a shop or from his residence he will regard it as businessman। तो क्या रहेगा? डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज ऑन अ रेगुलर बेसिस। क्लियर? उसके बाद नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन 2 है, भारत सरकार एक सरकारी उपक्रम स्थापित करना चाहती है और जिसकी स्थापना संसद के विशेष अधिनियम के द्वारा होगी। इसके अधिकार एवं कार्य, इसके कर्मचारियों से संबंधित नियम एवं कानून तथा सरकार के विभिन्न विभागों से इसके संबंध इस अधिनियम में परिभाषित होंगे। इसे एक निगमित व्यक्ति माना जाएगा जिसके पास अपने नाम से कार्य करने की शक्ति होगी। तो उसको हम क्या कहेंगे? उसको एक वैधानिक निगम कहेंगे। क्लियर है? वैधानिक निगम यानी स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन। तो यहाँ से आप इंग्लिश मीडियम में देख सकते हो। बेटा थोड़ा सा ब्लर है बट क्लियर है, मैं बोल के आपको बता देती हूँ। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वांट्स टू एस्टेब्लिश अ पब्लिक एंटरप्राइजेज विच विल बी ब्रोट इन टू एग्जिस्टेंस बाय अ स्पेशल एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट। इट्स पावर्स एंड फंक्शन, रूल, रेगुलेशन गवर्निंग इट्स एम्प्लॉय, its relationship with government department will be defined by the act. It will be considered as corporate body having the capacity of acting in its own name. The public enterprise is highlight here। तो इसको क्या बोलेंगे हम? इसको स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन बोलेंगे। अगला क्वेश्चन है, इस खाते से निकासी की राशि के साथ साथ एक निश्चित अवधि में बार बार निकासी के संबंध में कुछ प्रतिबंध हैं। तो उसको क्या कहेंगे? उसको हम बचत खाता कहते हैं। Withdrawal from this account have some restrictions in relation to the amount as well as the number of times in a given period। तो ये खाता सेविंग अकाउंट होता है, हमारा करंट अकाउंट होता है जिसमें बिना किसी जो रेस्ट्रिक्शंस है उसके हम निकाल सकते हैं, ठीक है। और सेविंग अकाउंट में रेस्ट्रिक्शंस होती हैं। क्वेश्चन 4 है, समय समय पर डैश की लागत और प्रतिफल का मूल्यांकन करना आवश्यक है ताकि पर्यावरण सुरक्षा हेतु प्रगतिशील कार्रवाई की जा सके। तो इसका आंसर क्या रहेगा? प्रदूषण नियंत्रक कार्यक्रम। Periodic assessment of dash in terms of cost and benefits so as to increase the progress with respect to the environmental protection is required। तो आंसर रहेगा पोल्यूशन कंट्रोल प्रोग्राम। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, नीचे दिखाए गए फुटकर विक्रेता की पहचान करनी है। तो इसमें क्या रहेगा? ये एक चेन स्टोर है यानी ये एक विभागीय भंडार है। क्लियर? तो ये आंसर इसका जो है बी हो जाएगा। विभागीय भंडार नहीं, श्रृंखलाबद्ध दुकान हो जाएगी। क्लियर? ये हो जाएगी श्रृंखलाबद्ध दुकान यानी चेन स्टोर। टाइप ऑफ रिटेलर क्या है? चेन स्टोर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा वैधानिक निगम नहीं है? ये आपको बताना है। वैधानिक निगम नहीं है तो इसमें देखिए आरबीआई, एफसीआई, एलआईसी, ये सारे वैधानिक निगम है, सभी स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन है। लेकिन जो भारतीय रेल है, इंडियन रेलवे, वो वैधानिक निगम या स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन नहीं है। अगला क्वेश्चन, डैश व्यापार में व्यापारी अपने पास विभिन्न प्रकार के उत्पादों को थोड़ी थोड़ी मात्रा में रखता है। सो डैश इन डैश ट्रेड ट्रेडर की स्मॉल क्वांटिटी ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट। तो किस में रखता है? वो रिटेल में रखता है, थोड़ी थोड़ी मात्रा में। होलसेल में बहुत ज़्यादा में रखता है, रिटेल में बहुत कम रखता है, यानी खुदरा जो व्यापार है उसमें रखता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है। अगला क्वेश्चन रहेगा, एटीएम का विस्तार करना है तो एटीएम एक्सपेंड एटीएम। एटीएम की फुल फॉर्म क्या होगी? ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ऑटोमेटेड टेलर मशीन, ये स्वचालित टेलर मशीन जो है ये इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, थोक विक्रेता और डैश के बीच फुटकर विक्रेता एक कड़ी का काम करता है, यानी रिटेलर सर्व एज अ लिंक बिटवीन होल सेलर एंड, और किसके बीच काम करता है? कंज्यूमर्स के बीच, है ना। हम जो सामान लेते हैं वो होल सेलर से किसके पास आएगा? रिटेलर के पास आता है, और वो हमारे बीच एक कड़ी का काम करता है, रिटेलर, होल सेलर और कंज्यूमर के बीच। तो सी हमारा आंसर हो जाएगा ग्राहक।
क्वेश्चन नंबर 10 है कथन एक ई कॉमर्स की तुलना में ई व्यवसाय अधिक जो है क्या है विस्तृत है। तो बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि इसकी भौतिकी उपस्थिति आवश्यक है। ई व्यवसाय में भौतिकी उपस्थिति आवश्यक है, ऐसा तो नहीं है भौतिकी फिजिकली जरूरी नहीं है प्रेजेंट होना, है ना। तो ई बिजनेस इज मोर इलेबोरेट देन ई कॉमर्स, ठीक है। ई बिजनेस फिजिकल प्रेजेंस इज रिक्वायर्ड, ये गलत है। तो आंसर हमारा सी हो जाएगा। कथन एक सही है और कथन जो सेकंड है वो इनकरेक्ट है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, डैश व्यापार में माल पर कोई आयात शुल्क नहीं लगाया जाता। तो क्या हो जाएगा, इंटरनल जो व्यापार होता है उसमें कोई आयात शुल्क नहीं लगता है। नो इम्पोर्ट ड्यूटी इज लेविड ऑन गुड्स इन इंटरनल ट्रेड, ठीक है। जो इंटरनेशनल होता है ना, जो अपने देश से बाहर जाएगा तो उस पे इम्पोर्ट ड्यूटी लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है डैश सामाजिक उत्तरदायित्व और प्रति, इसमें आपको किसके प्रति सामाजिक उत्तरदायित्व किसके प्रति है वो आपको बताना है। तो पूंजी की सुरक्षा सुनिश्चित करना यानी टू एंश्योर सेफ्टी ऑफ कैपिटल, किसके प्रति करते हैं, ऑनर के प्रति। सेफ्टी ऑफ कैपिटल यानी मालिक के प्रति होती है। बिक्री के बाद जो सेवाएं हैं वो उपभोक्ता, ठीक है, ये हो जाएगा। और थर्ड, रोजगार अवसर प्रदान करना किसको प्रदान किया जाता है, ये समुदाय को, टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी कम्युनिटी को। तो ये आंसर हमारा हो जाएगा। तो हमारा आंसर इसमें कौन सा रहेगा, डी हमारा आंसर ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अगला है इस प्रकार के संगठन में पंजीकरण अनिवार्य है। किस में होता है पंजीकरण अनिवार्य, सहकारी समिति में जो है पंजीकरण अनिवार्य होता है। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी में रजिस्ट्रेशन इज कंपल्सरी इन द फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज इन द कोऑपरेटिव सोसाइटी। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 14 है एक भागीदार जो अपने नाम के उपयोग की अनुमति देता है लेकिन न तो पूंजी का योगदान करता है और न ही प्रबंधन में भाग लेता है। क्लियर, नाम के उपयोग की अनुमति देता है तो उसको क्या कहेंगे, उसको हम नॉमिनल पार्टनर कहते हैं, यानी नाम मात्र भागीदार कहते हैं। उसकी ना तो कोई सक्रिय भागीदारी होती है, नाम उसने अपना दिया है तो उसको नाम दिया है केवल, ना पूंजी दे रहा है ना प्रबंधन में भाग ले रहा है, तो केवल नाम मात्र भागीदार वो हो जाएगा, यानी नॉमिनल पार्टनर होता है वो। ठीक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 आपको दिया गया है सार्वजनिक कंपनी बनाने के लिए मुख्य दस्तावेजों की पहचान करें। तो सार्वजनिक कंपनी बनाने के लिए मुख्य दस्तावेज कौन से होंगे, मेन डॉक्यूमेंट्स टू फॉर्म ए पब्लिक कंपनी। तो इसमें हमारा जो आंसर रहेगा वो क्या हो जाएगा, तो इसमें देखिए पार्षद सीमा नियम भी होते हैं, अंतर नियम भी होते हैं, उसके अलावा प्रविवरण यानी प्रोस्पेक्टस भी होता है, ठीक है। और तो इसमें आंसर हमारा उपरोक्त सभी हो जाएगा, ठीक है। डी विल बी द राइट आंसर, डी ऑल ऑफ द अबव। उसके बाद है संयुक्त हिंदू परिवार में सह समासियों की डैश होती है। तो क्या होती है, उनकी लिमिटेड लायबिलिटी होती है। को पार्टनर्स इन ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस हैव लिमिटेड लायबिलिटी, सीमित देयता होती है। हमारा 16 का ए आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, कौन सा कथन इसमें गलत है वो आपको बताना है। तो विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जो है वो अमेरिका में है, ठीक है। तो जो है इसमें ए हमारा ये कथन क्या है, गलत है, ये कथन गलत हो जाएगा। हेडक्वार्टर ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन आर इन अमेरिका, इज़ इन अमेरिका, ये गलत है। क्लियर, बाकी जो है हमारे क्या हैं, ठीक हैं। तो ए विल बी द रॉन्ग। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 दिया गया है डैश वह प्रलेख जिसमें एक निर्यातक द्वारा लिखे बिल के भुगतान के लिए बैंक की गारंटी होती है। तो बैंक की गारंटी किस में होती है, क्या बोलेंगे उसको हम लेटर ऑफ क्रेडिट बोलते हैं। डॉक्यूमेंट कंटेनिंग द गारंटी ऑफ अ बैंक टू ऑनर ड्राफ्ट ड्रॉन बाय एन एक्सपोर्टर। क्लियर, तो साख पत्र बोलेंगे उसको। क्लियर, बैंक की गारंटी होती है बिल के भुगतान के लिए, उसको बोलते हैं लेटर ऑफ क्रेडिट, दैट इज साख पत्र। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 है निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है। गलत कथन आपको बताना है कि ये कथन हमारा ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विदेशी मुद्रा अर्जित करने में मदद करता है, अन्य देशों के साथ संबंध अच्छे होते हैं, जीवन स्तर में सुधार करता है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में जोखिम नहीं होता, ऐसा तो बिल्कुल नहीं होता, खूब सारा रिस्क होता है। तो सी आंसर रहेगा। 19th में इंग्लिश मीडियम में देख लेंगे, सी आंसर देयर इज नो रिस्क इन इंटरनेशनल ट्रेड, दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। क्वेश्चन नंबर 20, निर्यात प्रक्रिया में शामिल चरणों को उचित क्रम में व्यवस्थित करना है आपको। तो उचित क्रम में सबसे पहले इसमें पूछताछ और कोटेशन भेजना होता है, उसके बाद इंडेंट की प्राप्ति होती है, देन थर्ड होता है भुगतान के लिए गारंटी सुरक्षित करना, एंड फिर होता है लाइसेंस मिलना। तो एक ही ये उचित क्रम में ही दिए गए हैं ऑलरेडी, तो आपका आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से इंग्लिश मीडियम में देखेंगे, अरेंज द स्टेप्स इन्वॉल्व इन एक्सपोर्ट प्रोसीजर इन प्रॉपर सीक्वेंस। तो रिसेप्ट ऑफ इंक्वायरी होती है, इंडेंट रिसेप्ट होता है, सिक्योरिंग गारंटी होती है, और उसके बाद लाइसेंस मिलता है। तो ए विल बी द राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 21 दिया गया है ये उद्योग अन्य उद्योगों की सहायक सेवाएं प्रदान करने में संबंधित है, इन्हें भी वाणिज्य का हिस्सा माना जाता है।
इसमें किस प्रकार के उद्योग की बात की गई है और इसमें उपयुक्त जो उदाहरण के साथ आपको इसमें समझाना है। दीज इंडस्ट्रीज आर कंसर्न विद प्रोवाइडिंग सपोर्ट सर्विसेज। तो देखिए जो कौन सा उद्योग है जो सर्विसेज प्रोवाइड करता है, वो टर्शरी इंडस्ट्रीज होती हैं। क्लियर? कौन सी इंडस्ट्रीज होंगी? टर्शरी इंडस्ट्रीज। तृतीयक जो सेवाएं होती हैं जैसे बैंक है, वो सब इसके अंदर आ जाएंगी। तो बच्चे आप यहाँ से क्वेश्चन पेपर देख लीजिए कंप्लीट। अब बाकी जो क्वेश्चन है वो आपको खुद से प्रैक्टिस करनी है। इनकी जो मार्किंग स्कीम है, जो आपको हिंट्स हैं, वो आपको जो क्वेश्चन पेपर है ना अभी आप देखोगे उसके एंड में मिल जाएगी आंसर की। तो वहाँ से आप देख सकते हो क्योंकि आपके रिवीजन है, आपने सिलेबस कंप्लीट कर लिया है बहुत अच्छे से। तो अब आप एक क्वेश्चन देखिए कि इसमें क्या आपको लिखना क्या है, कैसे लिखना है। जिसमें डाउट लगे तो आप एंड में जाके फिर आप आंसर की से मैच कीजिएगा, तो काफ़ी बेनिफिशियल रहेगी ये ट्रिक आपके लिए। तो क्वेश्चन नंबर 22 आप यहाँ से देख सकते हो। निरंजन लिमिटेड भारत में 1995 से एक प्रमुख दवा कंपनी है और यह उचित मूल्य पर विश्वसनीय दवाओं के लिए जाना जाता है। यह हमेशा पूरे वर्ष दवाओं की नियमित जो आपूर्ति है वो सुनिश्चित करता है। इसके अलावा जो ईमानदारी से समय पर अपने क्या करता है, अपने करों का भुगतान करता है और सरकारों द्वारा निर्धारित नियमों का पूरी तरह से पालन करता है। क्लियर? इसके अंदर आपको बताना है कि इन द वो पैराग्राफ निरंजन लिमिटेड इज़ फुलफिलिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स विच इंटरेस्ट ग्रुप। कौन से इंटरेस्ट की तरफ जो है वो अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहा है। तो किसकी तरफ निभा रहा है? कंज्यूमर्स की तरफ भी निभा रहा है और गवर्नमेंट की तरफ भी निभा रहा है ना। दोनों की तरफ जो है अपनी वो एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहा है। तो इसमें इसको एक्सप्लेन करना है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, समता शेयर पूंजी को स्थायी और जोखिम पूंजी कहा जा सकता है। क्या आप इससे सहमत हैं? अपने उत्तर का समर्थन जो है वो इसमें आपको कोई 2 कारण बताने हैं। तो बिल्कुल हम कह सकते हैं, तो इसके लिए हम उसको कह सकते हैं। तो क्यों कह सकते हैं उसके लिए आपको इसका पर्टिकुलर रीज़न देना है। विश्व के स्रोत के रूप में सार्वजनिक जमाओं की व्याख्या कीजिए। एक्सप्लेन पब्लिक डिपॉजिट एज अ सोर्स ऑफ फाइनेंस। ठीक है, ये आपको बताना है, इसके अंदर एक्सप्लेनेशन देनी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 है, भारत में लघु व्यवसाय की भूमिका बताइए। स्मॉल स्केल बिजनेस की क्या रोल है? तो इकोनॉमी में बहुत हेल्प करते हैं, वो सब आपको एक्सप्लेन करना होगा। नेक्स्ट, स्टेट द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट जो है उसके बारे में आपको यहाँ पर लिखना है। ठीक है, यहाँ पर आपको करना है क्वेश्चन नंबर 24 की ओर में। व्यवसाय के किन्हीं 4 आर्थिक उद्देश्यों की संक्षेप में व्याख्या करनी है। ब्रीफली एक्सप्लेन इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस। तो इसमें क्या आ सकता है? मार्केट स्टैंडिंग है, इनोवेशन है, अर्निंग प्रॉफिट है, फिजिकल एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज है, ये सब इसके अंदर आ जाएगा। और में दिया गया है आर्थिक गतिविधियों को पहचानना है। तो सेवा इनका मुख्य प्रयोजन है और फीस सेवाओं के बदले जो है क्या है? प्रतिफल है। तो इसमें क्या आ जाएगा? सेवा इनका मुख्य प्रयोजन है, यानी सर्विस मोटिव इज़ द मेन मोटिव एंड फी इज़ द रिटर्न फॉर सर्विस। तो वो क्या होता है? प्रोफेशन होता है, व्यवसाय। क्या बोलेंगे इसमें? फर्स्ट में व्यवसाय हो जाएगा। कोई पूंजी की आवश्यकता नहीं है, वेतन प्रतिफल है। नो कैपिटल इज़ रिक्वायर्ड, सैलरी इज़ द रिटर्न। तो सैलरी जिसको मिलते हैं वो क्या? एम्प्लॉयमेंट है, उसको एम्प्लॉय बोलते हैं। क्लियर? लेकिन जिसमें हम अपनी पूंजी लगाते हैं। तो उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 है, एक्सप्लेन एनी 4 मेरिट ऑफ डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में 4 मेरिट्स लिखनी है कि आप विभागीय उपक्रमों के किन्हीं 4 गुण। इफेक्टिव कंट्रोल आप बता सकते हो, पब्लिक अकाउंटेबिलिटी होती है, सोर्स ऑफ इनकम फॉर गवर्नमेंट रहता है, डायरेक्ट कंट्रोल होता है, सुपरविजन ऑफ मिनिस्ट्री होती है। तो ये पॉइंट्स इसमें हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 27 है, धीरूभाई चौरसिया टेक्सटाइल का व्यवसाय करते हैं। उनका परिवार संयुक्त है, उनके पास काफ़ी पैतृक संपत्ति है। परिवार के 15 सदस्य जो है इस व्यवसाय। क्वेश्चन एक ये भी है बेटा, वैश्विक उद्यमों की किन्हीं 4 विशेषताएं बतानी है। एक्सप्लेन एनी 4 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्लोबल एंटरप्राइजेज। तो ग्लोबल एंटरप्राइजेज में क्या होता है? हाई कैपिटल रिसोर्सेज होते हैं, बहुत ज़्यादा पूंजी की आप कह सकते हो कि रिसोर्स हो सकते हैं। एक फॉरेन जो करेंसी है, फॉरेन कोलैबोरेशन हो सकता है, मेन ये होती है। क्लियर? फॉरेन कोलैबोरेशन हो सकता है। उसके अलावा और भी इसमें आप जो पॉइंट्स हो सकते हैं वो आप इसमें एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक है, उसके अलावा इसमें एडवांस टेक्नोलॉजी आप लिख सकते हो, प्रोडक्ट इनोवेशन लिख सकते हो, नए नए आइडियाज़ रहते हैं अगर हम ग्लोबली कोई व्यवसाय करते हैं तो, है ना, बहुत ज़्यादा इनोवेटिव आइडियाज़ रहते हैं। क्वेश्चन 27 में, ज्वाइंट धीरूभाई चौरसिया टेक्सटाइल का व्यापार करते हैं, परिवार संयुक्त है और उनके पास काफ़ी पैतृक संपत्ति है, 15 सदस्य इस व्यवसाय का हिस्सा हैं।
वह परिवार का ज्येष्ठ पुरुष सदस्य है, इसलिए वह व्यवसाय का मुखिया है। वह व्यवसाय के सभी लेनदारों के प्रति उत्तरदायी होता है क्योंकि वह निर्णायकता होता है। धीरूभाई के पोते को अभी कुछ दिन पहले ही जन्म हुआ और वो भी व्यवसाय का सदस्य है। तो धीरूभाई चौरसिया किस प्रकार का व्यवसाय करते हैं? तो वो किस प्रकार का व्यवसाय कर रहे हैं? ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस जो होता है ना, एक ही एक साझेदारी जो व्यवसाय होता है साझे का, तो वो व्यवसाय कर रहे हैं। दी गई जानकारी के आधार पर व्यवसाय की विशेषताएं बतानी हैं, तो इसमें विशेषताएं आप बता सकते हो। इसके अंदर कुछ मेंबर मेजर होते हैं, कुछ माइनर होते हैं, मुख्य होते हैं, कंट्रोल रहता है एक परिवार का, ठीक है। और ये सारी चीज़ें आप इसमें एक्सप्लेन कर दोगे। नेक्स्ट देखिए इंग्लिश मीडियम में, यहाँ से देख लेंगे आप। अगला क्वेश्चन नंबर 28 दिया गया है, राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम पर एक टिप्पणी करनी है। तो बहुत ही सिंपल है बेटा, एक NSIC नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन के बारे में आपको एक्सप्लेन कर देना है। क्वेश्चन 29 है, इसमें देखिए श्री दीपक जैन कमल स्टोर प्राइवेट लिमिटेड के महाप्रबंधक हैं और वह क्या कर रहे हैं, कंपनी के कुछ गतिविधियों का निष्पादन इंटरनेट पर करते हैं। अर्थात माल के बारे में क्या कर रहे हैं, प्राप्त करना, ऑर्डर जारी करना, डिलीवरी लेना, भुगतान करना। उनकी पत्नी श्रीमती सरला इंटरनेट कंपनी पर के उत्पादन और स्टॉक प्रबंधन, ये सभी गतिविधियों में मदद करती है, ठीक है। इंटरनेट की मदद से बिजनेस जो है करने के फ़ायदे और मुनाफे में साफ नज़र आ रहे हैं। क्लियर? तो इसमें आपको बताना है कि ये किस तरह की जो पद्धति है जो व्यापार के लिए अपनाई जा रही है और उसको समझाना है। तो ये ई बिज़नेस है। क्या है बच्चे? ये ई बिज़नेस है, ठीक है। तो ई बिज़नेस के पॉइंट्स आपको एक्सप्लेन कर देने हैं, तो इंग्लिश मीडियम में थोड़ा सा आप देख लेंगे। क्लियर? उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, अपर्णा लिमिटेड पुरुषों के लिए सूती शर्ट बनाती है। यह दूसरे शहर में एक और इकाई खोलकर अपना कारोबार का विस्तार करने की योजना बना रही है। इसने अच्छा मुनाफा कमाया, इसलिए मुनाफे के पर्याप्त भंडार हैं। पूंजी बाजार में मदों की स्थिति के कारण प्रतिभूतियों के निर्गम के माध्यम से धन जुटाना भी कठिन होता है। तो आपको बताना है कारणों के साथ कंपनी के लिए वित्त का सबसे उपयुक्त सोर्स क्या है। तो यहाँ पे रिटेन्ड अर्निंग है। क्लियर? मैन्युफैक्चरिंग कॉटन, प्लानिंग टू एक्सपेंड इट्स बिजनेस बाय ओपनिंग वन और मोर यूनिट। दूसरी शहर में भी वो अपनी यूनिट्स खोलना चाहती है। इट हैज़ बीन कॉन्स्टेंटली अर्निंग गुड प्रॉफिट, सो देयर आर सफिशिएंट रिजर्व ऑफ प्रॉफिट ड्यू टू recessionary condition in capital market. It also seemed difficult to raise funds through the issue of securities. State the most appropriate source of finance for the company with suitable reason. तो appropriate source of finance क्या रहेगा? retained earning रहेगी। तो इसी को आपको एक्सप्लेन कर देना है, रिटेन्ड अर्निंग। क्लियर? रीजन क्या रहेंगे? गुड फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ कंपनी इन टर्म्स ऑफ रिजर्व हो जाएगा, और रिसेशनरी ट्रेंड इन कैपिटल मार्केट। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन 31 है, एक बार जब एक बीमित व्यक्ति को उसके द्वारा बीमित संपत्ति के नुकसान या क्षति के लिए मुआवजा दिया जाता है। तो आप यहाँ से क्वेश्चन पढ़ लेंगे बेटा। क्वेश्चन 31 है, ये इंग्लिश मीडियम में दिया गया है, ठीक है। इसके अंदर एनी 4 मेरिट्स ऑफ डिपार्टमेंटल स्टोर आपको बताना है। श्रृंखला भंडार की किन्हीं 4 सीमाओं की व्याख्या करनी है, ठीक है। तो फास्ट मोटर्स के बारे में बता देना है। तो यहाँ से आप एक बार इस क्वेश्चंस को कर लेंगे। तो ये कंप्लीट पेपर था आपका। आई होप आपने बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत इजी पेपर है, ठीक है। और आपने बहुत अच्छे से इसको किया भी है। अभी आप यहाँ से इसकी मार्किंग स्कीम देख सकते हो, ठीक है।
तो बेटा ये कंप्लीट मार्किंग स्कीम है, लेकिन ये इंग्लिश मीडियम में है, तो हिंदी मीडियम के बच्चे जो है वो थोड़ा सा एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, आपको बस थोड़ा सा ये हो जाएगा कि हाँ किस तरह से आंसर आप लिख सकते हो। क्लियर? तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़रूर से लाइक करना, शेयर करना और चैनल को करना सब्सक्राइब।